जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज बात करनी है हमें किसी भी हम एग्ज़ाम को जब लिखते हैं तो हम एग्ज़ाम को लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है कि जो परीक्षा जो लिखित होती है उस पर नंबर आपको लिखने का मिलता है, पढ़ने का नहीं मिलता। यानी कि लिखने और पढ़ने का जो सामंजस्य है वो कितना ठीक होना चाहिए आपके बीच में, हमें उन बातों का ध्यान देना है। और सबसे पहली बात, जो हमने एनसीईआरटी मैथ की सीरीज़ की शुरुआत की थी वो हमारे टाइम और टीम की ख़राब मैनेजमेंट की वजह से आने में असमर्थ है। तो हम चाहते हैं कि उसको बाद में लाया जा सकता है, पर इस समय यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके सिलेबस में थोड़ी सी बदलाव हुई है। और सिलेबस में बदलाव के साथ साथ अब की बार पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम ने अपने पेपर पैटर्न को बदला है। पेपर पैटर्न को बदला है तो उसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है, सिलेबस के बदलने में आपका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, हम इन सभी बातों का ध्यान देंगे। और साथ में ये भी ध्यान देंगे कि हम किसी भी उत्तर को अगर लिखेंगे तो हमें उत्तर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है कि जब हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई हमारे लेखन पर क्या प्रभाव डालती है, और हम जब लिखते हैं तो वो पढ़ाई हमें भूल क्यों जाती है। हम इन सब बातों का एक सार आपके सामने रखेंगे और सब मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम किसी भी उत्तर को लिखते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान दें जिससे हमारे नंबर इंक्रीज हों और अधिक आएँ। अधिक का मतलब लगभग, जैसे बात है आपको समझ में आई कि लगभग 90 से 95% आप टॉपर की लिस्ट में हो। हम कुछ ऐसी बात करेंगे। लिखने की मेन कला आज हम सीखेंगे, क्योंकि लेखन कला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसे 50 से 50 लोगों को जानता हूँ जिनकी हैंड राइटिंग बहुत बाकमाल थी, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक नहीं थे, पर उनका नंबर बहुत अच्छा आया। बहुत अच्छा का मतलब मैं ये कहूँगा कि जिसका नंबर 80 से 90 के बीच में है वो अच्छा है, ठीक है। 80 से कम का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर की जो कमी होती है उसको हम मान लेते हैं कि वो ख़राब है। एक हम बोर्ड एग्ज़ाम को बेस मानकर पूरी बात करेंगे। और जो पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है, सबसे पहली बात तो हम बताएं आपको कि कोविड से पहले अब की बार यूपी बोर्ड ने एक सीधा सा प्रावधान लाया था कि पैटर्न में आपके एनसीईआरटी कर दिया। एनसीईआरटी लाने से फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा का मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसके बाद जो भी तैयारियाँ करते हैं, यानी कि इंटर के बाद जो तैयारियाँ करते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, या फिर कुछ भी तैयारियाँ आप करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी के कोर्सेज का बहुत फ़ायदा होता है। तो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी ला के तो फ़ायदा किया है। हाँ, नुकसान कोई नहीं है। मैंने देखा कि कोविड के जब वक्त आया तो यानी कि 2020-21 वाले सत्र में, तो उसमें यूपी बोर्ड ने अपने कोर्स का 30% हटा दिया। लोगों ने 70% पर पेपर दिया। पेपर हुआ भी नहीं, एक बार नहीं हुआ था, दूसरी बार पेपर हुआ, 70% पर पेपर दिया गया, पर उसमें पेपर पैटर्न पुराना वाला ही था, नया वाला नहीं था। अब की बार भी आपके पेपर में आपको अब की बार बहुत फ़ायदा हुआ यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि अब की बार भी आपके सिलेबस में वही सेम रखा गया, 30% का कोर्स बढ़ाया नहीं गया है। और अगर 30% का कोर्स वही है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर पैटर्न बदला है। पेपर पैटर्न कैसे बदला है, तो हम सबसे पहले बात ये भी कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न पर कौन कौन से सही बदलाव किए गए हैं। पेपर पैटर्न में बदलाव ऐसा हुआ है, जैसे आपको पता है कि जो आपका पेपर पैटर्न है, यानी कि अब की बार का जो पेपर है वो एक ख़ास हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मैं सभी बातें यूपी बोर्ड हाई स्कूल को बेस मानकर करूँगा। आप अपने एग्ज़ाम में उसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड के जो अब की बार पेपर होंगे उसमें आपको पता है कि 100 नंबर के होते हैं पूरे पेपर। 100 नंबर में से 30 नंबर तो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल का नंबर है, और 30 नंबर के बाद जो आपके बचे 70 नंबर वो आपको मिलेंगे लिखने से, यानी कि आपके पेपर से मिलेंगे। फ़ायदा क्या हुआ अब की बार? अब की बार फ़ायदा ये हुआ है ना कि इस 70 को 2 भाग में कर दिया गया है। 2 भाग का मतलब हुआ कि अब की बार आपको 20 नंबर का मिलेगा वैकल्पिक क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। और वैकल्पिक क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए, बचा कितना? 50 नंबर का। अब आप ये सोचिए कि अब की बार पास होना कितना आसान कर दिया गया। सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं, अब की बार का बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड
अब की बार चाहता है कि लगभग सब लोग पास हो जाएं। वो कैसे होता है? वैकल्पिक क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए और 50 नंबर का आपका हो गया लेखन का, यानी कि लिखने का जो है। अब आप खुद सोचिए कि जो आपका वैकल्पिक है उसमें आपके 4 उत्तर दिए जाएंगे, एक सही होगा, यानी कि 70 में से 23 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार से इस 20 क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, और आपको खुद पता है कि जो 20 नंबर है यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन है, इसका नकल कॉलेज वाले करवा देते हैं। अब अगर इस वैकल्पिक का नकल कॉलेज वाले करवा देंगे तो आपके पास सिर्फ 3 नंबर लाना है। इस 50 में से सिर्फ 3 नंबर, कितना आसान है पास होना। 20 नंबर का आपका अगर कॉलेज वाले हेल्प करा दिए तो 3 नंबर आप किसी भी तरीके से लिखकर ला सकते हैं। यानी कि अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में जो लोग फेल होंगे, ऐसा कहा जाए कि फेल होने की संभावना जो है वो बहुत कम कर दी गई है, अगर ये आपको हेल्प के रूप में मिल जाता है तो। ये पेपर का पैटर्न है अब की बार का। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का जो है वो आपका 70 नंबर का हो गया लिखने का। लिखने में से आपको पता है 20 नंबर का वैकल्पिक क्वेश्चन आ गया, बचा 50 लिखने का क्वेश्चन। और हाँ, 50 लिखने के क्वेश्चन में सब मिला कर दिए गए हैं। मिलाकर मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर पेपर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम अलग अलग टॉपिक पर भी, अलग अलग पेपर पर भी बात कर लेंगे कि कौन सा पेपर किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। वैकल्पिक क्वेश्चन का जो है ना, वो एक बेहतरीन आपके पास एग्जाम्पल तो नहीं होना चाहिए, पर मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि वैकल्पिक क्वेश्चन होने का नुकसान और फ़ायदा कैसे कैसे होता है। फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से। कहानी जो मेरी नहीं है, हाँ मेरे एक सीनियर की है। तो उसमें ये बात है कि जहाँ हम लोग कोचिंग पढ़ते थे ना, वहाँ पर कोचिंग जो करवाते थे वो एक टेस्ट करवाते थे। कोचिंग में ये फ़ायदा था कि उस कोचिंग में पढ़ने का ये फ़ायदा था कि अगर आप उस टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपको 1 साल के लिए कोचिंग फ्री में करने का मौका मिलेगा। तो जो हमारे सीनियर थे वहाँ का भी क्वेश्चन वैकल्पिक क्वेश्चन था, बहुविकल्पी था। तो ये एक ऐसे सीनियर टॉप किए जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। हाँ, उनका जो पढ़ाई था वो लगभग एवरेज था, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ लगभग ठीक रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब वो टॉप किए तो हम उनसे जब बात किए तो हम बोले कि सर आप टॉप कैसे कर दिए? तो बोले कि देखो पढ़ाई बहुत अच्छी है नहीं, उत्तर पुस्तिका मैं लेता था और लेने के बाद जहाँ पर जय माता दी बोल के टिक कर देता था, जहाँ आया वहाँ पर गोला कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि जय माता दी यानी कि माता जी उनके इतने साथ रहीं कि वो हर पे टिक किया और टॉप कर दिए। तो ये हो गया बहुविकल्पीय का फ़ायदा, अगर आपको नहीं आ रहा है तब का। और एक कहानी थोड़ी सी ऐसी ही है, थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरे साथ पढ़ते थे वो। और जब बीएससी का फर्स्ट ईयर का पेपर था, अब तो सेमेस्टर में हो गया, पहले ईयर में था। जब बीएससी का फर्स्ट ईयर का पेपर था तो उनके भी सब क्वेश्चन ऑप्शनल थे, सब ऑप्शन थे। उनको फिजिक्स में जो है वो इतना कम नंबर, यानी कि उनको फिजिक्स में 1 भी नंबर नहीं मिला, 0 मिला। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ये वैकल्पिक क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान आपको ज़्यादा होगा, फ़ायदा आपको बहुत कम होगा। तो जो भी है, वैकल्पिक क्वेश्चन अच्छा भी है और ख़राब भी है। हाँ, लेकिन आपके साथ अगर आपके कॉलेज वाले रहेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको जो अगले पॉइंट पर ध्यान देना है, जो अगली बात है आपकी, अगली बात यह है कि हम उत्तर लेखन, अगर हम उत्तर लिखते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन तो आपके वैकल्पिक हो, उसमें कुछ खास लिखना नहीं है। हाँ, उसके बाद जो 50 नंबर के क्वेश्चन है उसमें लिखना है आपको। उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। और अगर हम जब लिखते हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान दें जिससे हमारा उत्तर अच्छा हो जाए। और जो क्राइटेरिया हम लेकर चल रहे हैं कि लगभग आपका नंबर 85 से 95 तक पहुँचे, वो कैसे पहुँचेगा? सबसे ख़ास बात होती है हम उत्तर लेखन की, हम उत्तर लिखें। पढ़ाई के साथ साथ हम किन किन बातों का ध्यान दें जिससे हमारा नंबर बहुत अधिक हो जाए। तो हम ध्यान देते हैं कि अब उत्तर लेखन में कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे। उत्तर लेखन में कई पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये अनुमान रहे कि हाँ लिखते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखें। और अगर उसमें से कोई छूटता है तो आप उसको फॉलो करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आप उन तक प्रिपेयर हो जाए। सबसे जो पहला पॉइंट है ना उत्तर लेखन का, जो पहला पॉइंट है उत्तर लेखन का, वो ये है कि प्रश्न को हम बहुत ध्यान से पढ़ें उत्तर लेखन के वक्त।
प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का मतलब यह है कि मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जो लोग आपसे कहते हैं कुछ भी लिख के आ जाए नंबर मिल जाएगा, बोर्ड में लिख के आ जाने से नंबर मिलता है, टॉप नहीं करेंगे आप, अच्छा नंबर नहीं आएगा। कुछ भी लिख के आने से आपको थोड़ा सा अधिक नंबर मिल सकता है, पर हाँ, आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। इसलिए टॉपर बनने के लिए, कहने का मतलब अधिक नंबर लाने के लिए, आपको सभी पॉइंट्स पर अच्छे से कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, जिससे आपको कोई खास प्रॉब्लम ना समझ में आए। जैसे अगर हम प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हाँ, हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। कभी कभी हम गलती की, प्रश्न को थोड़ी सी ध्यान कम देने की वजह से हम अपने प्रश्न तक सही से नहीं पहुँच पाते। जैसे मैं वैकल्पिक क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि आप मोदी जी का कोई क्वेश्चन आ गया, मैं मान लेता हूं कि आपसे पूछा गया कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन नहीं है, और पहला क्वेश्चन जो था आपका, जो पहला ऑप्शन था वो दे दिया गया नरेंद्र दास मोदी। आप सही कर देंगे अगर आप उस नहीं वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम, कम से कम क्वेश्चन में ये समझ में आए कि हाँ, आपसे क्या पूछा गया है और कितना पूछा गया है। अब जो दूसरी बात है, इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में हम इन सब बातों का बहुत ध्यान देते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। थोड़े से क्वेश्चन को लगेगा कि हाँ, पूरा बदल दिया गया। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि उत्तर में एक शब्द लिमिट होती है। जैसे उत्तर में शब्द लिमिट, उत्तर में शब्द लिमिट का बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं। दो प्रकार ध्यान रखेंगे। पहला तो ये आप समझिए कि अगर कोई उत्तर छोटा है तो उसमें अधिक ना लिखें, और अगर कोई उत्तर बड़ा है, कोई उत्तर अगर छोटा है तो उसमें अधिक लिखने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, और अगर बड़ा है, लग रहा है कि आपको कम आ रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ, आपसे पूछा गया अम्ल क्या है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया तो आपको पता है कैसे बताना है, जिसका pH मान 7 से कम हो, बस हो गया। अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आ गया तो आपको पता है कैसे बताना है। इसके बताने के साथ साथ आपको अलग अलग संकल्पनाओं के नाम बताने पड़ेंगे, साथ में 1-2 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, और कुछ एक एग्जाम्पल आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जिससे हाँ, कंफर्म हो जाए कि अम्ल क्या है। शब्द की लिमिट तो पहले बेस पर ये हुई कि क्वेश्चन के आधार पर हम शब्द को लिमिट करेंगे, शब्दों को उनके समक्ष रखेंगे। जैसा कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा लिखेंगे, छोटा क्वेश्चन है तो छोटा लिखेंगे। उसके साथ साथ जो हम सबसे अधिक ध्यान देते हैं वो ये है कि हम सही उत्तर लिखें। मैं पहले बता चुका, जो लोग कहते हैं कि कुछ भी लिख के चले आए नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नंबर नहीं मिलता। हम कुछ भी लिख के आएंगे तो नंबर मिलेगा, हमें 1-2 नंबर दे दिया जाएगा। कुछ भी लिख के आए, कुछ भी नंबर मिल गया। अच्छा लिख के आएंगे, सही लिख के आएंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा। इसलिए सही लिखें, ये बात मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि आप सही लिखें, गलत और अनावश्यक बातें ना लिखें, बिल्कुल आप सही लिखें। और अगर आप अनावश्यक बातें लिखेंगे तो आपको नंबर भी कम मिलेगा। इसलिए हमें ये शब्द लिमिट पर ध्यान देना है कि हम सही बातें लिखें, और साथ में शब्दों की लिमिट पर ध्यान दें। छोटे क्वेश्चन पर कम टाइम वेस्ट करें और बड़े क्वेश्चन पर थोड़ा सा अधिक समय दें, क्योंकि वो हमें अधिक नंबर दिलवाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो है आपका, जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका फैक्ट का प्रयोग करें। जैसे तीसरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आप फैक्ट का प्रयोग करें। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का प्रयोग बहुत आसान है, हाँ, लेकिन इसमें आपको याद करना पड़ेगा, आप कह सकते हैं रटना पड़ेगा। फैक्ट का प्रयोग इतना आसान है भी नहीं, आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो 7 से कम होता है उसको हम अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक होता है उसको हम क्षार कहते हैं, और जो 7 उसका होता है पॉइंट, उसको हम बोलते हैं उदासीन। यानी कि आपको इन सब फैक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। फैक्ट का अधिकांश प्रयोग कहाँ होता है?
फैक्ट का सबसे अधिक प्रयोग आप कर सकते हैं सोशल साइंस में, साथ साइंस में कर सकते हैं। मैथ में तो आपको पता है पूरा फैक्ट ही है, उसमें कुछ अलग करना नहीं है। हिंदी में आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको संदर्भ, संकेत, व्याख्या लिखनी हो, वहाँ पे राइटर का नाम लिखना हो, सही से लिखेंगे आप। जीवनी लिखनी है तो वहाँ पे फैक्ट का मतलब है कि एग्जैक्ट आप लिखें, जो सन आपको दिया गया है वो सन रहे, जो नाम है वो नाम आप सही से लिखें, उनके पिता का नाम, ये सब फैक्ट होते हैं। अधिक फैक्ट का प्रयोग करें, और इतना अधिक नहीं कि आपको जो चेक करे वो समझे कि आप ज्ञानी ही हैं, नहीं, वो आपको फेल करने नहीं चेक करते हैं, वो आपको वो कॉपी फेल करने के लिए नहीं चेक करते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप टॉप करें। तो जैसा आप लिखेंगे फैक्ट का लगभग अधिक प्रयोग करें, और जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ आप फैक्ट लगाएं। जो आपका चौथा पॉइंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है? जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उनसे बचें आप, अशुद्धियों से बचें। इसका मतलब क्या है? अशुद्धियाँ आपके पास दो प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहली बात क्या होती है अशुद्धि में? कोई शब्द आप लिखे हैं, अब शब्द आपका गलत है, हाँ एक दो शब्द गलत है, ठीक है, आप उसको लिखते रहिए, पर आपको पता है कि आप हिंदी मीडियम के हैं, और अगर हिंदी के शब्द आपसे बार बार गलत होंगे तो चेक करने वाला ये मानेगा कि आपको लिखना नहीं आता। इसलिए शब्दों की अशुद्धियों से सबसे खास तरीके से आप बचें। और इसी के क्रम में जो आपका पांचवा पॉइंट, हम मान लेते हैं कि जो आपका पांचवा पॉइंट है वो है भाषा। आपको पता है कि भाषा के साथ एक अच्छा लिंक होना चाहिए। भाषा का मतलब, जैसे आप शब्द में गलती हुई तो अशुद्धियाँ मानी जाएंगी, पर हमारे कभी कभी होता है कि हमारे शब्द सही होते हैं, जो भाषा होती है वो गलत होती है। जैसे आप लिखना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब अगर आप इसी बात को कहना चाहते हैं कि भारत के मोदी जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, शब्द तो एक ही है, वाक्य तो एक ही है, पर लिखने में जो गलती हुई है वो भाषा की हुई है। आप जो कहना चाहते हैं वो अलग तरीके से कह रहे हैं आप, जिससे गलती हो सकती है आपसे। भाषा का एक लिंक होना चाहिए जो शब्दों को अच्छे तरीके से जोड़े और पढ़ने में अच्छा लगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पॉइंट टीचर पढ़ सकता है, आपकी पूरी कॉपी पढ़कर नहीं चेक होती है। टीचर कैसे चेक करते हैं उसका एक आगे है टॉपिक अभी, पर ये मानिए कि हाँ, पूरी कॉपी आपकी पढ़ के नहीं चेक होती है, उसमें से कुछ भी पढ़ा जा सकता है, और जो पढ़ा जा सकता है उसमें आप गलतियाँ ना करें। सबसे पहली बात तो ये होती है। मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, इन दोनों बातों में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपसे गलत हो गया, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप कुछ लिखें, आप लिख दिए पेंसिल, अब आपको लिखना था पेंसिल और आप लिख दिए पेंसिल। अगर आपको लिखना था पेंसिल और आप लिख दिए पेंसिल तो गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको आप पूरा प्रिंट कर दीजिए, या तो इसको आप काट दीजिए, या तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं कहूँगा कि अगर ऐसी गलती हो जाती है, शब्द कोई गलत हो जाते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको काटिए ही मत, उस पर पेन चलाइए ही मत, क्योंकि एग्ज़ामिनर वो समझ जाएगा जो आप उसको नहीं समझाना चाहते। जैसे अगर आप छोड़ दिए तो एग्ज़ामिनर का ध्यान वहाँ तक जाएगा ही नहीं, काट दिए तो ध्यान पक्का जाएगा, और गलती हुई है तो नंबर कटेगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देंगे। अभी आप आगे बताना है हमें कि हम किन किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे ख़ास बात ये होती है। और जो आपका अगला पॉइंट है वो ये मान लेते हैं कि अगले पॉइंट में आप मैप का प्रयोग करें, और मैप के साथ साथ आप टेबल और ग्राफ जो है वो तो आपको पता है कि टेबल और ग्राफ का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। और मैप के जो साथ साथ आपका अंतिम पॉइंट है मैप का, वो है आपका चित्रों का। जी, तो मैं ये मान सकता हूँ कि मैप का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। आपको पता है कि मैप का प्रयोग सिर्फ एक ही स्थान पर होगा। मैप का प्रयोग तो सिर्फ वहाँ हो सकता है, सोशल साइंस में हो सकता है, उसके अलावा तो कहीं मैप का प्रयोग आप करेंगे नहीं। हाँ, मैप के अलावा टेबल और ग्राफ का प्रयोग तो कुछ खास आप में है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ी से आगे बढ़ते हैं, इंटर में पहुंचते हैं, इंटर के बाद पहुंचते हैं, तो वहाँ आपको टेबल और ग्राफ, टेबल का मतलब वो टेबल नहीं 2 1 2 2 ये वाला टेबल नहीं। टेबल का मतलब ये होता है जब हम एक सारणी बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, तालिका बनाकर कुछ दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेबल और ग्राफ। ग्राफ तो आपको पता है, आप पढ़े भी होंगे मैथ में, ग्राफ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
चित्रों का प्रयोग सबसे खास होता है। जो फिगर के हैं ना, जो हमारे पास चित्र होते हैं, मैं यहाँ दिखा लेता हूँ आपसे, जो हमारे पास चित्र होते हैं ना, चित्रों का प्रयोग मैथ में कैसे होता है। चित्रों का प्रयोग मैथ में एकदम अच्छे से करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैथ में फिगर का प्रयोग करते वक्त हम कौन सी बात का ध्यान देंगे कि आप मैथ में गलती से भी गलत फिगर ना बनाएं, क्योंकि मैथ की कॉपी चेक करते वक्त टीचर सिर्फ फिगर पर ध्यान देते हैं। अगर फिगर गलत है तो ये मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है, और ये बात सही भी है। अगर कोई टीचर मैथ का है तो ये मानता है कि गलत है, और गलत होना भी चाहिए। अगर आपका फिगर ही नहीं सही बना है तो आप कैसे उसको सही करेंगे, मैथ के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। और फिगर का प्रयोग हो सकता है आपसे साइंस में। साइंस में आपको पता है कैसे आप प्रयोग करेंगे। साइंस में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर लास्ट वाले में, यानी कि 3 भाग होते हैं। लास्ट जीव विज्ञान में आपको फिगर का अधिक प्रयोग करना है। अधिकांश चीज़ें आप फिगर, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि हृदय के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको पता है बिना फिगर दिखाए तो आप पूरा नहीं कर सकते। तो थर्ड वाले पार्ट में अधिक फिगर है। हाँ, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कम फिगर है, लेकिन वहाँ भी आपको 2-3 फिगर जहाँ जहाँ प्रयोग किए गए हैं वहाँ आपको दिखाए गए होंगे। और साथ में फिजिक्स में तो बहुत से फिगर हैं। अपवर्तन है आपके पास, परावर्तन है आपके पास, फ्लेमिंग के दाएँ हाथ बाएँ हाथ का नियम है, नेत्र है, बहुत से फिगर आपके पास रहेंगे। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का जो आपका लास्ट चैप्टर आता है, विद्युत जनित्र, उसमें भी आपके पास फिगर हैं। तो फिगर का प्रयोग बहुत है हमारे पास, पर मैथ में ध्यान देंगे थोड़ा सा, और साइंस में अच्छी फिगर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, फिगर का एक और चांस आपके पास है, वो है सोशल साइंस, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। और इन सब के बाद जो आपका 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट है वो है आपका एक अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपके पास, जो आपके 7वें पॉइंट में दिया गया है। तो मैं यहाँ से कुछ मिटाना चाहूँगा आपके लिए। अब 6 पॉइंट हो चुके हैं, और मैं मानता हूँ कि ये आप नोट कर लिए होंगे अपने अपने पॉइंट्स को। जो आपका 7वां पॉइंट है ना, वो है एक अच्छी हैंड राइटिंग, यानी कि गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। गुड हैंड राइटिंग का मतलब क्या है? जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि अच्छी राइटिंग, आप मानेंगे इसको कि जो आपकी गुड हैंड राइटिंग है, यानी कि आपके पास एक अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग का मतलब क्या है? अगर आपकी राइटिंग ख़राब है ना, अभी इस पे एक टॉपिक है हमारे पास, अच्छे से बात करेंगे, पर ये मान के चलिए कि अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो आपको कम से कम 5 से 6% का नुकसान होगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि 5 से 6% नंबर आपके कम आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। राइटिंग ख़राब है तो आपको 5 से 6% के नंबर कम मिलेंगे। मैं पहले कह दिया ना कि राइटिंग का खेल बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि मैं ऐसे 50 को जानता हूँ जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, पर पढ़ने में थोड़े ठीक नहीं थे, नंबर कम आया। और ऐसे भी 100 लोगों को जानता हूँ कि जिनकी राइटिंग बहुत ख़राब थी, पढ़ने में ठीक थे, फिर भी नंबर कम आया। तो दोनों का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई से आप टॉप नहीं कर पाएंगे, अधिक नंबर नहीं ला पाएंगे, और ना ही सिर्फ लिखने से अधिक नंबर ला पाएंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। पर हाँ, राइटिंग ख़राब है तो उसको आपको मिलना है, यानी कि लगभग 50 से 60 नंबर आपके कम आएंगे। वो कैसा होता है अभी हम आगे बात करेंगे उस माइंडसेट पर। जो आपका 8वां पॉइंट है ना, 8वां पॉइंट मैं मानता हूँ कि इसका लास्ट होना चाहिए। 8वां पॉइंट होना चाहिए बैक ईयर पेपर का। बैक ईयर पेपर, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो बैक ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर खासकर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँ ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास इतने क्वेश्चन ही नहीं है, इतने क्वेश्चन है ही नहीं कि वो आपसे अलग अलग पूछेगा। अब आप खुद सोचिए कि जो आपके पास बैक ईयर पेपर है, अगर आप उस पूरे बैक ईयर पेपर को, कुछ लोग कहते हैं उसको पढ़ेंगे कैसे आप। बैक ईयर पेपर अगर आपके पास है तो आप बैक ईयर पेपर को अलग से लीजिए, उसको पूरा लगाइए, लिखिए और याद करिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पास इतने क्वेश्चन नहीं है कि वो आप बैक ईयर पेपर के अलावा भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपका अगला पॉइंट है वो देखना चाहेंगे हम। जो आपका अगला पॉइंट है वो है, इन सभी बातों को 6, 7, 8 पॉइंट बहुत हैं। हाँ, अब हम चाहेंगे कि अलग अलग टॉपिक पर बात करें। अलग अलग टॉपिक पर बात करने का मतलब, जो ये लेखन की कला हो गई, इनके साथ साथ हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, और कहाँ कहाँ आप, वो कहते हैं ना कि कहाँ कहाँ
कूड़ा कचरा नहीं कर सकते हैं आप, उन सब बातों पर ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ वो कहते हैं कि नरक नहीं फैलाना है, वही वाली थोड़ी सी बात है। तो हम इन सब बातों को हटाते हैं। अच्छे उत्तर को लिखने में हमें इन सब बातों का ध्यान देना है। और इसके अलावा जो एक टॉपिक होना चाहिए आपके पास, जैसे जो पहला मैं लेता हूँ टॉपिक, वो है राइटिंग का। राइटिंग का मतलब लिखना नहीं है, राइटिंग का मतलब वो है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब ये है, मैं आपसे पहले कह दिया, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी राइटिंग ख़राब थी, पढ़ने में अच्छे थे, नंबर फिर भी कम आए। जिनकी राइटिंग अच्छी थी, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, नंबर कम आए। तो नंबर लाने के लिए दोनों चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है नंबर बहुत लाता है। हाँ, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसका नंबर ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी है। ऐसा क्यों होता है? अब इस पर जैसे मान लीजिए कि आप चले गए किसी बारात वारात में। अब बारात में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा नहा वहा के जाते हैं, तैयार व्यार हो जाते हैं। अब अगर आप तैयार व्यार हो बारात में जाएंगे तो आपको खुद पता है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको दिखा बारात में, एक अच्छा व्यक्ति दिखा, आप देखे और कहे कि हाँ ठीक, इससे बात करना है। क्यों चाहेंगे? मतलब किसी व्यक्ति को आप देखकर क्यों चाहेंगे बात करना? क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है। और अगर कोई भूत की तरह आ गया, पूरा ऐसे बाल और बिखराए हुए, आगे बाल उड़ करके और पूरा पाउडर वाउडर लगा ले, सफ़ेद हो जाए पूरा, ऐसे कर चला आएगा और आपसे कहा कि बात करना है, आप कहेंगे दूर। तो मतलब अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छा पसंद है। अंदर मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति देखने में अच्छा है वो अंदर से ख़राब है, पर पहले तो आपको जो दिखे बाहर से वो दिखना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति ख़राब है, ख़राब मतलब कोई उठा नाले में चला आया आपके पास और सोच रहा है कि आपसे बात कर लें, मैं मानता हूँ कि उसकी बातें अच्छी हो सकती हैं, वो अच्छा बोल सकता होगा, पर आपको पता है सबसे पहले उसके पास से बदबू आएगी जो आपको पसंद नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। अगर आपकी कॉपी अच्छी है ना, अगर आपकी अच्छी राइटिंग है ना, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपको 2-3 नंबर दे ही देते हैं। जब मैं प्री बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, मैं तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का एक्सपीरियंस खास नहीं है मेरे पास, पर जब मैं प्री बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ ना, तो जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उस पर 2-3 नंबर दे ही देता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, 2-3 नंबर बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसका ख़राब, जिसका गोबर होता है ना, कचरा होता है ना, उसकी तो फिर देखने के बाद मन करता है, जैसे लगता नहीं कि अंदर से उल्टी आ रही है देखने के बाद। तो ऐसी कॉपियाँ आपकी ना हो। ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी के बाद आप ही का नंबर है, आपकी कॉपी कोई लिया और आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो ऐसा रहेगा तो फिर वैसे नंबर भी नहीं मिलेगा। ऐसा आपको नंबर मिलेगा कि आप भी नहीं पढ़ पाएंगे उसको। तो हाँ, इन्हीं बातों पर हमें ध्यान देना है कि राइटिंग में सबसे ख़ास बात राइटिंग होती है। पूरे एग्ज़ाम में, किसी भी राइटिंग के एग्ज़ाम में, किसी भी लिखने के एग्ज़ाम में आपको राइटिंग आपके अधिक नंबर को दिला सकता है, जो और ज़रूरी भी है। तो अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका नंबर कम आएगा, 50 से 60 नंबर। और अगर राइटिंग अच्छी है तो वो 5 से 6% का फ़ायदा जो है ना वो आपको मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग की ये बात हो गई, और राइटिंग के बाद जो आपको बात करनी है वो है सजावट पर। सजावट तो आप लोग बहुत किए होंगे, जैसे आपको पता है, मैं वो सब छोड़ देता हूँ। घर सजाने का बात हो गया, दुकान हो गया, वो सब तो आप सजाए होंगे। मैं यहाँ पर आज बात करूँगा कॉपी, जो आप लिखे हैं ना, कॉपी को ऊपर से नहीं सजाना है, उसको कवर नहीं करना है। कॉपी में जो लिखे हैं उसको सजाना कैसे है, हम इस पर बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपको बोल दिया गया कि आप मेकअप करिए, और आप मेकअप किए, इतना मेकअप कर लिए, इतना मेकअप कर लिए कि पूरा एकदम भूत बन गए। और अगर आप पाउडर और क्रीम लगाएंगे थोड़ा बहुत तो देखेंगे कोई अच्छा लगेगा, हाँ भाई ठीक लग रहा है। आप ले लिए आई लाइनर ले लिया, आप इसको क्या बोलते हैं, लाइनर। आप लिए लाइनर और लगा लिए अच्छे से यहाँ से, तो अच्छा यहाँ नहीं लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत लगा लेंगे आप। और लिपस्टिक ले लिए, ऐसे लगा लिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब अगर आप उसको ज़्यादा कर दिए, पूरा यहाँ तक लगाए थे, यहाँ तक लगा लिए पूरा आप, तो हनुमान जी बन जाएंगे आप। इसको आप यहाँ से यहाँ कर लिए तो भूत लगेंगे। पाउडर ज़्यादा कर, तो पाउडर ज़्यादा हुआ ना, तो आप अपने आप को देख के डर जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सजाना कितना है, अधिक नहीं, बहुत ज़्यादा ना सजाएं हम, यानी कि अधिक ना सजाएं, बहुत कम सजाएं। कम का मतलब एक लिमिट तक सजाएं आप। जैसे
अधिक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि उसको हाईलाइट कर दो, नीचे उसके बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर दीजिए, किसी और कलर के स्केच ले जाइए, किसी और कलर के पेन ले जाइए, अलग अलग चमकीला वमकीला पेन लगा दीजिए, तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, सजाना है पर बहुत कम सजाना है। जितना सजाने पर एक दुल्हन अच्छी लगती है, एक दुल्हन भूत ना बने। अगर भूत बन गई तो फिर वहाँ जयमाल पर बैठे लोग सब डर जाएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम ध्यान देते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम सर पेन कौन सा यूज करें। बहुत लोग कहते हैं स्केच डालें, बहुत लोग कहते हैं स्केच से आप ना लिखें। तो पेन में बहुत से ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। जैसे आपका जो पहला है डॉट पेन, जिसे हम बोलते हैं बॉल पेन। दूसरा होता है जेल पेन, और जेल पेन के साथ साथ कुछ लोग लगाते हैं स्केच का प्रयोग करते हैं। स्केच, पायलट और मार्कर, इसी में सब आ गया। इसके अलावा जो आपके पास है वो है पेंसिल, और वाइटनर का प्रयोग लोग करते हैं। और वाइटनर के अलावा जो आपके पास होता है वो है हाइलाइटर। इसमें से किसका किसका प्रयोग आप करें और कैसे करें? सबसे पहली बात है तो आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ डॉट पेन का प्रयोग करना, फिर 2 कलर के पेन का, और वो भी आपको पता है, एक पेन काला और एक पेन नीला, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू। और इन दोनों पेन के अलावा आपको किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। साथ में स्केच का प्रयोग आप कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए, प्रश्नोत्तर डालने के लिए, पॉइंट डालने के लिए। हाँ, पेंसिल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आप फिगर बनाएंगे वहाँ पेंसिल से ही बनाएंगे, फिगर को पेन से नहीं बनाया जाता। लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों पर आप ध्यान ना दें। कॉपी 10 साल बाद नहीं चेक होती कि आपकी पेंसिल से बनाए गए फिगर मिट जाएंगे। कॉपी चेक होती है 2 महीने बाद, तो इसलिए फिगर को आप बनाएंगे पेंसिल। हाँ, पेंसिल पर थोड़ा ध्यान देंगे कि पेंसिल थोड़ा जो पेंसिल है आपकी वो होनी चाहिए ब्लैक, यानी कि डार्क ब्लैक। ऐसा नहीं कि आप बना कर आए और बंद हुआ तो उसी में बंद हो गया। इतना हल्का पेंसिल ना हो आपके पास। और इसके बाद वाइटनर का बिल्कुल प्रयोग ना करें आप। वाइटनर का प्रयोग करें ही नहीं। गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखे, आपको लिखना था पेंसिल और आप पेंसिल लिख के छोड़ दिए। अब अगर इसको आप वाइटनर से पूरा पेंट कर देंगे तो देखने में ख़राब लगेगा। मैं तो कहूँगा कि जहाँ जहाँ गलती हो और आपका काटने का मन हो, मतलब उस शब्द को काटने का मन हो, तो उसको कुछ मत करें, छोड़ दें उसको। अगर उसको काटे आप तो एग्जामिनर का ध्यान तुरंत वहाँ पे जाएगा, जिसका नुकसान आपको मिल जाएगा। नहीं काटेंगे, नहीं जाएगा ध्यान। हाँ, अगर चाहते भी हैं तो कम से कम 1 लाइन खींच दीजिए बस। पर मैं कहूँगा कि आप काटे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर का ध्यान तुरंत वहाँ पहुँचेगा। जहाँ गलतियाँ होती हैं वो लोग सबसे पहले उसको देखते हैं। और एक बात, आपको इन सब पर ध्यान देते हुए हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हाइलाइटर का प्रयोग हम पढ़ते वक्त करते हैं, जहाँ पर हमारा ध्यान जाए। हम टीचर को नहीं बताएंगे आपका ध्यान कहाँ ले जाना है। हाँ, जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए कि थोड़ा दिखे टीचर को, वहाँ पे आप स्केच से, ब्लैक पेन से उसके नीचे, वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। बस इतना काम कर सकते हैं। आपको रंग बिरंगा संसार नहीं बनाना है, तितली नहीं बनानी। वहाँ पे आपको लिखना है, और लिखने के लिए आपको खुद पता है कि अच्छी लेखन में आपको 2 पेन, सिर्फ काला और नीला पेन, वो भी डॉट पेन, और साथ में स्केच या पेंसिल, बाकी सबका प्रयोग आपको नहीं करना है। और इसके बाद, इतना काम करने के बाद आपको जो अगला काम करना है वो आपका होना चाहिए। जैसे कि ये तो हो गया आपका लेखन से, यानी कि कैसे लिखेंगे आप, किसका प्रयोग करेंगे आप, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अब जो बात पे डाउट है आपको, डाउट का मतलब जैसे कि आपको पता है कि नकल का जो बात होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नकल करने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो एक बात कहते थे हमेशा, लालू प्रसाद जी, वो हमेशा कहते थे कि अगर व्यक्ति को बोर्ड एग्ज़ाम में किताब दे दिया जाए और वो किताब देखने के बाद लिखे, और लिखने के बाद अगर फेल हो जाए, तो वहीं से उसको सोचना चाहिए कि बस मेरा हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद कर देना चाहिए। ये तो है लालू जी का स्टेटमेंट। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में, यूपी बोर्ड का प्रभाव पड़ता है। सरकार के चेंज होने से यूपी बोर्ड पर प्रभाव पड़ता है। मैं सरकारों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि सरकार पर ज़्यादा नकल होता है, किस पर कम होता है। हाँ, हर सरकार आई है और हर सरकार के बारे में आपको पता भी है।
नकल का एक ट्रेंड होता है, जो सरकार आई नकल करवाने वाली है तो 5 साल तक नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि वो नकल में चलता रहता है। और अगर सरकार चेंज हो गई तो नकल की जो ग्राफ है वो नीचे गिर जाती है, नकल कम होता है तो नंबर भी कम आते हैं। अब आप खुद सोचिए, पर मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, नकल बोर्ड एग्ज़ाम में जितना आपके पास दम हो, कहते जितनी औकात है उतना कर लो, जितना लोग करवाएं, जितना आप कर पाएँ उतना नकल करो, बस मेन प्रॉस्पेक्ट हो कि कितना ज़्यादा लिख दें। और आगे नकल में अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न आ रहा है, उसका नकल भी हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो प्रश्न अपने मन से लिखें, आप नकल से ना लिखें, क्योंकि नकल से लिखने पर क्या क्या फ़ायदा नुकसान होता है टीचर का वो आपका आगे बताएंगे अभी हम। पर हाँ, नकल में अगर नकल हो रहा है, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, पर अगर गंगा मैली हो तब हाथ मत धो आप, तब तो अपने मन से आप लिखो, अच्छा बेहतर रहेगा कि आप अपने मन से लिखिए। नकल पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। हाँ, नकल अगर हो तो आप करिए, क्योंकि आपको पता है कि जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो इसी के भरोसे तो है, आपको तो पूरा आएगा नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि 15-18 तक आपको आ सकता है, 1-2 तो ऐसा आ ही जाएगा, तो वो सब इसी के भरोसे है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए, मतलब ध्यान देने वाला बात था जो पूरा कर दिया गया। और जो सबसे मेन कहते हैं कि आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट का मतलब ये है कि जो टीचर हैं वो आपकी कॉपी चेक कैसे करते हैं, जो टीचर हैं वो किस माइंडसेट से कॉपी चेक करते हैं। मैं बहुत से टीचर से मिला, मैं उनसे बात किया, उनके भावनाओं को समझा, वो कॉपी चेक करते वक्त क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। मैं अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी नहीं चेक किया हूँ। हाँ, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से टीचर हैं जो लगभग 5 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है उनका कॉपी चेक करने का बोर्ड एग्ज़ाम में। उनसे जब बात हुई तो वो हमेशा एक बात बोले कि कौन कौन सी कॉपी चेक करते हैं, उस पर क्या क्या ध्यान देते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत से टीचर रहे हैं जो कॉपी चेक करते वक्त अधिकांश, जैसे एक टीचर हमारे पास, उनका नाम मैं नहीं बोलूँगा, वो ये बोले अगर कोई चाहता है कि कॉपी जैसे कोई लिखा, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी चेक करने का लगभग 10 से 12 रुपये मिलता है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने का। अब एक कॉपी चेक करने में 10 से 12 रुपये मिल रहे हैं, पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कितनी कॉपियाँ चेक कर लें, जितना कॉपी चेक करेंगे उतने आपके पास पैसे होंगे। टीचर बोले कि जो कॉपी हम लोग चेक करते हैं उस पर कुछ नहीं ध्यान देते, कॉपी जो चेक करते हैं उस पर हम कुछ ध्यान देते ही नहीं है। मतलब ये कि बस देखे कॉपी चेक किए, जितने नंबर का है उसमें एवरेज नंबर देकर छोड़ दिए। अगर राइटिंग अच्छी है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, नंबर बढ़ा देते हैं। अब आप सोचिए कि वो बोले कि ऐसी बहुत कम कॉपियाँ होती हैं जो मैं पढ़ता हूँ, बहुत कम कॉपियाँ, 100 में 1, 2, 3, 4 कॉपियाँ ऐसी होती होंगी जो मैं पढ़ता हूँ। मतलब वो कॉपियाँ मैं पढ़ता हूँ जो कॉपी खुद से कहे कि हाँ इसको पढ़ के चेक करिए। उन कॉपियों को नहीं पढ़ते हैं जिनमें लगभग लग रहा है कि हाँ ठीक है चेक किए, नंबर दे दिए। तो मैं कहा कि जब आप पढ़ते ही नहीं हैं तो आपको कैसे पता होता है कि आपको कितना नंबर देना है। तो वो बोले कि मैं हमेशा से जानता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा पढ़ते हैं, पर हाँ जो पूरा पढ़ते हैं वो अच्छे से लिखते हैं, वो फैक्ट का प्रयोग करते हैं। कॉपी देखने के बाद लगता है कि हाँ अच्छे से लिखा गया है, उनकी कॉपियाँ पढ़ी जाती हैं, उनका लिखा जाता है। उन पे टाइम ख़राब करने की क्या आवश्यकता है, जिनके लिए आप खुद समझ सकते हैं कि जिनके लिए एक भी पॉइंट सही रूप में ना लिखा गया हो। इसलिए जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा एक बात पर ध्यान देते हैं कि आप अच्छा लिखे हैं और भी कितना लिखे हैं और कैसे लिखे हैं। सब टीचर का, मैं बहुत लोगों से बात किया, वो लोग हमेशा से एक ही बात बोले हैं कि अगर कोई भी आप टॉपिक तैयार करते हैं, उसको लिखते हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप उसको शुरू कहाँ करेंगे और ख़त्म कहाँ करेंगे। वो बोले कि जिस कॉपी में दम होता है पढ़वाने का, उस कॉपी को मैं पढ़ के चेक करता हूँ, बाकी सब कॉपियों को छोड़ देता हूँ। और एक टीचर अलग भी थे, वो बोले कि सर कॉपी चेक करते वक्त मैं कुछ नहीं देखता, मेरा पूरा प्लान होता है कि कैसे भी करके सब स्टूडेंट पास हो जाएं। अगर कोई फेल भी हो रहा है तो अगर कैसे भी उसको 1, 2, 4 नंबर देकर पास हो रहा है तो पास, मतलब उसको पास कर देते हैं, फेल नहीं करते। वो बोले कि मेरा मेन काम ये है कि स्टूडेंट का नंबर जो होता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो मैं क्यों काटूँ, क्या शौक़ है मुझे नंबर काटने का। जितना नंबर मिल रहा है उससे 2-4 नंबर बढ़ा के ही दे देता हूँ, जिससे कि उनका लाइफ जो है वो थोड़ा अच्छा रहे। ये हो गए आपके दूसरे टीचर। एक तीसरे टीचर थे, वो बोले कि जब कोई कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक करते वक्त उसमें देखते हैं कि कॉपी में कितना नंबर दिया जाना चाहिए।
अगर फेल होता है तो भाई फेल करो, अगली बार फिर पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से जानेगा, तभी तो बाद में वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसको पहुँचना है। अगर मैं उसको यहाँ पे हेल्प करके आगे बढ़ा दिया, आगे फिर हेल्प करके आगे जाएगा, हेल्प करके आगे, और आपको पता है कि जो आपके पास पौधा होता है, अगर उसको आप डंडे से बांध कर बड़ा करते हैं तो वो बड़े होने के बाद भी डंडे से बंधा होना चाहिए। डंडा निकालेंगे, पौधा गिर जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जितना पढ़ा है, जितना लिखा है, उसको उतना नंबर मिले। अगर उसको फेल होना है, मतलब अगर वो फेल होने के लायक लिखा है, उसको फेल कर देना है। अब जो तीसरी सबसे लास्ट एक टीचर की बात है, वो हमेशा कहते हैं कि सर कॉपी चेक करते वक्त मेन काम ये होता है कि मैं स्टार्टिंग के 2-3 उत्तर पढ़ लेता हूँ, 2 उत्तर पढ़ लेता हूँ, और उसी 2 उत्तर के औसत पर बाकी सब का नंबर दे देता हूँ। और ये भी बोले साथ में, मैं बोला कि सर अगर आपको लगता है कि आप जान जाते हैं कि पूरे क्लास का एक साथ नकल हुआ है, वो बोलते हैं कि हाँ, अगर आप कॉपी चेक करेंगे 2-4 कॉपी के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ नकल हुआ है। और जहाँ नकल हुआ है तो हम लोग ये बात पूरा ध्यान देते हैं कि 80 के ऊपर नंबर नहीं देना है, 80 और 70 के बीच में नंबर सबको एडजस्ट कर देना है, 2-4 नंबर आगे पीछे करके सबको नंबर दे देने हैं। हाँ, उसी में 2-4 कॉपियाँ ऐसी रहती हैं जो अपने मन से लिखी होती हैं, उन्हीं का नंबर बढ़ाना है और उन्हीं का नंबर 90 तक पहुँचाना है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि नकल का, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति अपने मन से लिखा है उसका नंबर ज़्यादा होना ही चाहिए। तो ये हो गया टीचर की बात, जो टीचर हमसे बताते हैं, जो टीचर कहते हैं वो क्या है। और सबसे अंतिम बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो बहुत अपवादों में भी रहती है और आप लोगों को सब लोग बताए होंगे, सब लोग कहे भी होंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपसे लोग 2 बातें बहुत बोलेंगे। पहली बात ये होती है, कहेंगे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सब लिख के आना, गलत सही जो आए सब लिख के आना। और दूसरी बात ये कहते हैं, अगर हो सके तो कुछ रख देना। रखने का मतलब कुछ पैसे रख देना, और कुछ मत रख देना उसमें। पैसे रखने का मतलब ये है, देखिए पहला बात सबका सही है कि आप अगर पेपर देने जाते हैं बोर्ड एग्जाम का, आप ऐसा लिखें कि कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके आएँ, जो ना आए उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आएँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाए। लेकिन हाँ, जो आपका अंतिम पॉइंट है वो होता है पैसा रखने के लिए। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में आप कितना पैसा रखें, सबसे पहली बात होती है कि रखें या फिर ना रखें, और अगर रखें भी तो कितना रखें। और मैं इस बात को टीचर की बातों, ये क्वेश्चन मैं टीचर से ही पूछा हूँ कि अगर किसी कॉपी में पैसा मिलता है तो आप किस प्रकार से कॉपी को चेक करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि पैसे को रखें या ना रखें। इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे बहुत से टॉपर से बात किया, जिन्होंने कहा कि सर पैसे नहीं रखे थे पर उनका नंबर ठीक ठाक आया, 90, 91, 92 तक आया है। और ऐसे बहुत से टॉपर से मैं मिला जिन्होंने कहा कि सर मैं पैसे रखे थे और उनका भी नंबर ठीक ठाक आया, 90, 91, 92 उनका भी आया है। अब आप खुद सोच सकते हैं, जहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि मैं रखा हूँ। जब हम लोग थे तो हमारे वक्त सरकार दूसरी थी और ऐसा नकल होता था कि हम लोग को इन सब पे विश्वास नहीं था, मतलब विश्वास के परे था। जितना मन में आया ऐसे ऐसे करके पूरा लिख लो, और मतलब बहुत नकल, तो हम लोग इन सब पे नहीं थे। पर हाँ, जो सरकार चल रही थी, मतलब अब है, आपको पता है थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, सरकार में नहीं नकल में दिक्कत है। तो सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात बहुत आगे तक है कि पैसा रखें तो कितना रखें, रखें कि ना रखें, नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। तो मैं आपको बता दिया कि फ़ायदा रखने पर भी है, ना रखने का मतलब ही है। जैसे देखो पैसे का फ़ायदा क्या होता है, अगर कॉपी टीचर चेक करते हैं, जिस कॉपी का उनको 10 रुपये मिलता है, आप 10 के बदले 50 दे दिए, या फिर 100 दे दिए, या फिर 500 दे दिए। सिर्फ 500 तो फ़िलहाल बहुत लंबी बात है, पर देते हैं, ऐसा मैंने पूछा भी है, लोग दिए भी हैं। हाँ, 150 रुपये ऐड कर देते हैं, 200 रुपये ऐड कर देते हैं। जितने नोट हैं, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, 2000 का नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 500 रुपये तक है। अब आप खुद सोचिए, अगर 50 रुपये, 10 रुपये मिलता था, आप उसको 50 रुपये दे दिए, 10 तो मिलेगा, 50 आप दे दिए, 60 हो गया। अब आप खुद सोचिए कि जो टीचर 10 रुपये में कॉपी चेक कर रहा था वो 50 में कर रहा है,
तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो बढ़ा ही देगा। हाँ, इस पर टीचर का स्टेटमेंट अच्छा आया है। एक टीचर है हमारे जो एक बेहतरीन टीचर थे हमारे पास, वो ये बोले हैं कि जो आपके टीचर होते हैं, यानी कि जो आपके स्टूडेंट होते हैं, जब वो पैसे रखते हैं तो जब मैं पैसे पाता हूँ किसी कॉपी में ना, तो मैं उस कॉपी को बहुत ध्यान से चेक करता हूँ। क्योंकि भाई जिस कॉपी के लिए 10 रुपये मिल रहे थे उसके लिए 50 रुपये 100 रुपये मिल गए। अब आप खुद सोचिए कि जो टाइम मैं 10 कॉपियों पर देता वो मैं एक पर दे दूँगा। अब जब 100 रुपये मिल ही गए हैं तो 10 कॉपियाँ चेक करने की क्या आवश्यकता है, एक ही कॉपी में 10 का समय लगा दें। अब 10 का समय लगाने का मतलब क्या हुआ, उसके दो प्रॉस्पेक्ट हैं। एक तो ये हुआ कि आपकी कॉपी में जो गलतियां हैं वो सही करके नंबर दे दिए जाएं, जो आप नहीं लिखे हैं उसको लिखकर नंबर दे दिया जाए। पर वो बोले कि ऐसा नहीं है सर, जो लिखा गया है ना उसको बहुत ध्यान से चेक करते हैं और जितना हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है उतना कम नंबर दे देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसी पर एक दूसरे टीचर हैं जो ये बोले, जो आपके पास वो ये बोले कि सर अगर कोई पैसा दे दिया ना, 100 रुपये 50 रुपये ऐड कर दिया ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। अगर वो फेल हो रहा होता है ना, उसका 2-3 क्वेश्चन लगा देता हूँ, लिख देता हूँ उसका और उसको पास कर देता हूँ। वो टीचर मैथ के थे, वो बोले कि सर 2-3 क्वेश्चन तो हम लोग लगा देते हैं, पास हो रहा है, टॉप करने लायक है। 90% 2-3 नंबर कम हो रहा है, एक आध क्वेश्चन और लगा दो उसका, 90-91% उसको दे देते हैं हम लोग। यानी कि 2 टीचर 2 बातें बोले हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि पैसे रखने हैं या नहीं रखने। बात अंदर की है, टीचर की बात है। जो लोग कहते हैं, स्टूडेंट तो कहते हैं रखे थे नहीं रखे थे, पर टीचर ये कह रहे थे कि सही चेक करते हैं और ख़राब भी चेक कर देते हैं। तो रखें या फिर ना रखें ये काम आपका है, आप खुद सोचिए और खुद समझिए। अब इसके बाद बात आती है कितना रखें। कितना पैसा तो लगता नहीं किसी को ज़्यादा है। अरे आप रखिए 100 रुपये रख दीजिए, 50, 100, 2000 रख दीजिए, ठीक है। पैसा कितना रखें, देखो पैसा ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए और जितना चाहिए सब ले लेंगे, पूरा एकदम आ करके जितना आप खिला दो पूरा खा लेंगे। पैसा ऐसी चीज़ ही है। हाँ, लेकिन रखने का जो तरीका है वो आपको सीखना। अगर मैं नहीं कहूँगा आप रखें और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप ना रखें। आपको कहना है कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। हाँ, अगर आप रखते हैं तो आप किस प्रकार से रखें वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक जानता भी हूँ कि इस पैसों के साथ क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देना, अगर आप पैसे रखते हैं ना तो सिर्फ पैसे को डाल कर छोड़ना दें आप कॉपी में। क्योंकि आपको पता है कि जब कॉपी आपकी जमा होगी बोर्ड एग्ज़ाम की, तो उसके बाद लगभग 1 घंटे का समय, आधे से 1 घंटे का समय रहता है। वो कॉलेज वाले आपकी कॉपी सील करते हैं, सील करने के बाद तब वो जाता है पुलिस प्रोटेक्शन में। उस आधे से 1 घंटे के बाद इतना समय रहता है कि वो आपकी कॉपी को ऐसे झाड़ झाड़ के पैसे निकाल लेते हैं। अगर झाड़े पैसा निकल गया, हाँ, एक एक पेज नहीं पलटेंगे वो आपका, एक एक पेज चेक करें कि हाँ कहाँ आप पैसे रखे हो, ऐसा नहीं करते। कॉपी ऐसे उठाए, झाड़े ऐसे ऐसे करके, पैसा निकल गिर गया उनका है। आपको रखना कैसे है, झाड़ने पर ना गिरे। और कैसे नहीं गिरेगा, तो आप पंच कर दीजिए उसको, और कोई तरीका नहीं है, पंच कर दीजिए। या फिर आपको, अगर आप बी कॉपी नहीं लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको देंगे, एक सूजा देंगे और आपको वो देंगे धागा, उसको बांध दीजिए आप। क्योंकि वो कॉपी सिली हुई आती है, बोर्ड एग्जाम सिलर है कॉपी वो आपका। तो जब आप बी कॉपी लेंगे तब ये ऑप्शन है। तो मैं कहूँगा अगर आपको पैसे रखने हो तो आप पंच अपने साथ लेकर जाएं, और पंच आपको रोका नहीं जाए क्योंकि वो नकल करने का साधन नहीं है। आप पंच ले जा सकते हैं और पैसे इस प्रकार से आप रखिएगा, संभाल के, बचा के। जिसके पास आप मतलब चाहते हैं कि हाँ वहाँ तक पहुँचे, आखिरी तक पहुँचे, तो आप आखिरी तक उसको पहुँचाइए। क्या पता आप 500-500 रुपये डाल दिए और बीच में उसको निकाल लिया गया, आप बाद में गाली दे रहे हैं कि पता नहीं कौन चेक करता रहा और गड़बड़ा गया सब कुछ। हाँ, तो ऐसी बातों का थोड़ा ध्यान देते रहते हैं हम लोग। तो पैसे रखना है आपके ऊपर है, कितना रखना है वो भी आपके ऊपर है, कैसे रखना है वो हम बता दिए। टीचरों की बात पर एक शायरी है, जो किसका है मुझे पता नहीं है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि अच्छी आँखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, अच्छी आँखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। इसको थोड़ा सा बदल दीजिए,
अच्छी राइटिंग के पुजारी हैं हमारे टीचर, और अगर आप सही करके आएंगे तो टॉप कर जाएंगे। बस इतना आपको समझना है। और सबसे अंतिम जो बात है, सबसे अंतिम बात ये होती है कि अगर आप इतना सब जितना अभी तक चला है, अगर आप इतना सब पूरा कर लेते हैं, तो अगर भगवान ने नहीं चाहा कि आपका नंबर अच्छा आए, या फिर कहते हैं ना कि आप सब कर देते हैं फिर भी नंबर ख़राब आता है, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप भगवान ने नहीं चाहा कि नंबर अच्छा आए, तब तो भाई कोई बात नहीं है। पर हाँ, अगर आप इतना सब पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको खुद कह सकता हूँ कि आपको यूपी बोर्ड में उस टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। पर उसके लिए आपको चाहिए मेहनत, और हमें दीजिए आप इजाज़त। क्योंकि और हाँ, सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपको इन सभी टॉपिक में कोई टॉपिक लगे कि हाँ इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो आप उस टॉपिक पर बात करें और अपना कमेंट करें कि हाँ हमें इस टॉपिक पर बात करनी है, जिससे हम भी सोच सकें कि अभी कौन सा टॉपिक रह गया जिस पे बात करने के लिए छूट गया है। तो मैं चाहूँगा कि अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।